तो हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष शर्मा एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट कॉम्पीट। जैसा कि आपको पता है कि हम एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट यहाँ पर कवर कर रहे हैं। जो आपके 23 में एसएससी जीडी का एग्जाम कंडक्ट हुआ था, उसमें जो 13 जनवरी 2023 में जो आपका थर्ड शिफ्ट में एसएससी जीडी का पेपर हुआ था ना, तो उसके टोटल 20 क्वेश्चन मैथ्स के हम यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो फटाफट से कनेक्ट हो जाइए भाई लोग। आज मॉर्निंग से क्लास हो नहीं पाई, लेकिन अभी मैं एक क्लास ले रहा हूँ, एक क्लास आपकी मॉर्निंग में फिर आ जाएगी। ठीक है, चलिए तो पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक खिलौना अर्धगोले पर लगे एक शंकु के आकार का है। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर। यहाँ पर बोला गया एक खिलौना है जो कि एक कोन के फॉर्म में है, जो कि हेमिस्फेयर पर बना हुआ है। मतलब एक हेमिस्फेयर यदि हम ले लें लाइक दिस, एक हेमिस्फेयर ये ले लिया हमने, ये हेमिस्फेयर है। हेमिस्फेयर को हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं? अर्धगोला बोल सकते हैं। और इस पर एक कोन इस साइड, एक इस तरीके से कोन बना हुआ है। तो इस शेप का आपका एक टॉय है, जिसमें रेडियस बोली गई है हेमिस्फेयर और कोन की 7 सेंटीमीटर। दोनों की रेडियस कॉमन है जो कि 7 सेंटीमीटर है। आगे बोला गया है कि हाइट ऑफ कोन, कोन की जो हाइट है वो दी हुई है आपको 5 सेंटीमीटर। तो हाइट दी हुई है यहाँ पर सर 5 सेंटीमीटर, मतलब ये जो हाइट है ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपसे निकालने का क्या बोला है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। टॉय का यदि टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो मुझे एक बात बताइए, टोटल सरफेस एरिया होगा क्या टॉय का? तो आप बोलेंगे सर टॉय का सरफेस एरिया जो होगा वो एक तो ये होगा, इतना एरिया। तो इतना जो एरिया होगा वो, और दूसरा ये वाला होगा। तो ये जो कोन का एरिया दिख रहा है, जो इतना वाला टू पी शेप का, इसको हम बोलते हैं स्लेंट एरिया। या फिर इसको हम कैसे निकालते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है कोन का, वो कैसे निकालते हैं? तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है कोन का वो होगा प्लस ये जो हाफ हेमिस्फेयर होगा वो होगा। तो एरिया ऑफ हेमिस्फेयर का आधा, एरिया ऑफ स्फेयर का आधा, स्फेयर का आधा ही हेमिस्फेयर का एरिया होता है। तो सर यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का क्या होता है? तो वो होता है पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर 4 पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ स्फेयर, बट उसमें 2 से डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि हमको आधा ही चाहिए इतना। ठीक है, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? हेमिस्फेयर का एरिया। चलिए, तो इसमें से ये 2 से 2 डिवाइड हो गया। यदि इन दोनों में से मैं पाई आर कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बच जाएगा? एल प्लस, हाँ एल प्लस 2 आर, ये कॉमन बच जाएगा, ये आ जाएगा बाहर। ठीक है, चलिए तो वैल्यू पुट करते हैं 22/7। रेडियस दी हुई है 7, ब्रैकेट में। अच्छा, ये एल निकालना है। एल ये वाली हाइट होती है, एल का मतलब होता है स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट, और स्लेंट हाइट कैसे निकलती है सर? इस तरीके से, ये लंबाई दी हुई है 5 सेंटीमीटर हाइट, और ये दी हुई है 7 सेंटीमीटर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से हम इस तरीके से निकालेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना? अंडर रूट 7 7 49, 5 5 25, 74, अंडर रूट 74 हो जाएगा। अच्छा, अंडर रूट 74 को भी सॉल्व करना होगा, क्यों? क्योंकि सर इससे क्वेश्चन में दिक्कत होगी। और क्वेश्चन में देखो क्या बोला, राउंडेड ऑफ द 2 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस तक आपको राउंड करना है। अब यहाँ पर ध्यान से आपको देखना होगा कि सर यहाँ पर रूट 74 है, 74 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो ये सॉल्व नहीं होगा। जब भी कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर को सॉल्व करना होता है तो उसका एक तरीका बता रहा हूँ मैं, ध्यान से। इसको सबसे पहले आपको ब्रेक कर लेना है दो फॉर्म में। क्या इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है? तो आप बोलेंगे सर 64 एक परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, और बाद में जो है 10 बच गया, कैरी ओवर बच गया। अब हमको क्या करना है, 64 को अलग लिख देना है रूट करके, लाइक दिस। और फिर रेस्ट को क्या करना है, ये जो सिंगल बचा हुआ है ना 10, इसको बिना रूट के यहाँ लिखना है, और डिवाइड में इसमें यही अंडर रूट 64 को डिवाइड कर देना है। क्या बात समझ में आ गई? चलिए, 64 का मतलब हो गया 8 प्लस 10 में, ये कितना हो गया? ये 2 भी आएगा यहाँ पर, 2 2 आता है मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा 2 × 8। तो कितना आ गया? 8 प्लस 10/16। ये काट दिए, 2 5 10, 2 8 16, तो 69/8 आ जाएगा। पॉइंट में मैं इसको लिख सकता हूँ ले जाकर, लेकिन हम सॉल्व कर लेंगे बाद में। ठीक है, चलिए तो ये जीरो यहाँ पर कट गया। तो ये जो आपका आ गया 69/8 आ गया, 69/8 आ गया, प्लस रेडियस कितनी दी हुई है हमारी? रेडियस है 7, तो 2 7 14 आ गया। बस इसको सॉल्व करना आपका। तो 22 ब्रैकेट में आ जाएगा, ये करते हैं चलिए। 14 8 जा कितना हो जाएगा? तो आपको अगर टेबल नहीं भी आता है ना, तो भाई 10 8 जा 80, 4 8 जा 32, 80 और 32 कितना हो जाएगा? 112। 112 में जब मैं 69 ऐड करूंगा, तो अगर 69 ऐड करते नहीं भी आ रहा है ना, तो मैं बोलता हूँ 78 कर दो। तो 112 में जब मैं 70 ऐड करूंगा तो 182 हो गया, एक माइनस कर दो तो कितना हो गया? 181। 181 डिवाइडेड बाई 8 हो गया। 2 4 जा 8, 2 11 जा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1, 8 + 1 9, 8 + 1 9, और ये 1/4 काट देते हैं। 4 4 जा 16, 3 इधर, 4 9 जा 36, 3 यहाँ, 4 7 जा 28, कितना बचा? 3.25। देखिए, यही आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आपको 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करके जाना था, तो आपका यही अप्रॉक्स आंसर आ रहा था। एक ये परफेक्ट आंसर निकाल दिया। ठीक है,
हम क्या कर सकते हैं इसमें, इसमें आप अप्रोक्सीमेशन से भी पहले सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दो ऑप्शन कहीं ना कहीं थोड़े से करीब है, तो आपको सॉल्व करने में दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने पूरा बता दिया। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इन परफेक्ट जो भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है उसको निकालना कैसे होता है, तो इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, एक बार एक काम करता हूं मैं, ये आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, मैं आपको पूरा बता देता हूँ कि जब भी कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर ए प्लस बी के फॉर्म में, जिसमें ये जो है ना, ये परफेक्ट बन रहा है, ये पूर्ण वर्ग बन रहा है, लेकिन ये जो है ये नॉन परफेक्ट बन रहा है, नॉन परफेक्ट बन रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है ए का अंडर रूट प्लस बी अपॉन में 2 अंडर रूट ए, ये हो जाएगा। और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ए की जगह यहाँ पर माइनस में होता तो क्या करते, वही करते सर, साइन चेंज हो जाता, बस यहाँ पर साइन चेंज हो जाता। क्या इतना बात समझ में आ गया, इतनी कथा समझ में आ गई। तो ये होता है इन परफेक्ट, जो भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उसको निकालने का तरीका ये होता है। ठीक है, आज मेरा बहुत हेडेक हो रहा है, उसके बाद भी मैं क्लास ले रहा हूँ आप लोगों की, ठीक है, आपका मिस ना हो इसलिए, तो आप लोग मेहनत करें अच्छे से भाई, है ना, इस बार आपका जीडी निकलना ही चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ दिस एंड दिस। आपको इन दो संख्याओं के बीच का मध्यानुपात निकालना है। मध्यानुपात किस तरीके से निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको दो नंबर दिए हुए हैं, इनका आपसे बोला जा रहा है मीन प्रोपोर्शन निकालिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके उसका रूट निकाल देना बस। तो हम क्या करेंगे सर, इसका x प्लस वाई की पावर 4 इंटू में x माइनस वाई की पावर 4 का हम अंडर रूट कर देंगे। अगर मैं 4 कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा सर, x प्लस वाई इंटू में x माइनस वाई, और इस पूरे में मैं कॉमन यदि 4 ले लूं बाहर, और उसके ऊपर चल रहा है रूट, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो पावर 1/2 मतलब सर इससे ये कटेगा तो ये 2 बच जाएगा यहाँ पर। तो अब क्या बचा, अच्छा इसको मैं सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, एक फॉर्मूला होता है एलजेब्रा में, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, तो वो क्या होती है आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी प्रकार से ये जो अंदर लिखा हुआ है इसको मैं क्या लिख दूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये क्या बच रही है, पावर 2। तो ये आंसर आपको दिख रहा है क्या। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी कारखाने में सभी श्रमिकों का औसत वेतन 3,000 रुपए, ठीक है। द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल वर्कर इन अ फैक्ट्री 3,000 रुपीज। अमंग दीज वर्कर्स देर आर 12 हायर ऑफिसर्स, 12 हायर ऑफिसर्स हैं, हायर ऑफिसर्स हैं 12, और एंड देयर एवरेज सैलरी इज 12,000 रुपए, और उनकी जो एवरेज सैलरी है वो कितनी है, 12,000 रुपए। द एवरेज सैलरी ऑफ द रिमेनिंग वर्कर, रिमेनिंग वर्कर मान लेते कि रिमेनिंग वर्कर भी कुछ होंगे, उनकी एवरेज सैलरी है 2,500 रुपए, 2,500 रुपीज। अच्छा सभी की एवरेज सैलरी कितनी थी, 3,000 रुपए थी। अच्छा उसमें बोला हायर ऑफिसर कितने हैं, 12, 12 हैं हायर ऑफिसर। तो सर हमको ये वाला निकालना कि ये कितने हैं, तो ये मिक्सचर एंड एलिगेशन यहाँ से लग रहा है। अगर इन दोनों का डिफरेंस लूँ तो यहाँ कितना हो रहा है, 500, और इधर इन दोनों का डिफरेंस लूँ तो कितना हो रहा है, ये तो बहुत बड़ा आ रहा है डिफरेंस, कोई इशू नहीं है, 3 4 ज़ा 12, 3 ये आ रहा है 9,000। ठीक है, चलिए काट और पीटी मचाते हैं, ये 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा, और 5 18 ज़ा हो जाएगा। तो एक का 12 गुना है ना, देखो 12 टाइम्स है, कहीं ना कहीं 12 टाइम्स है, तो ये भी 12 टाइम्स हो जाएगा। तो 12 8 ज़ा 96 और 120, 96 और 120 कितना हो जाएगा, रुक जाओ, 12 8 ज़ा 96 का 6 आ जाएगा, 12 1 ज़ा 12 और 9 कितना हो जाएगा, 21, तो 216 आ जाएगा। हमारे से पूछा गया कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर, टोटल नंबर ऑफ वर्कर कितने सर, 12 ही है और 216 ही है, तो टोटल कितने हो रहे हैं, 228 हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। इस क्वेश्चन का एचसीएफ निकालना, भाई ये 12 तारीख का एक शिफ्ट मैंने सॉल्व कराया जिसमें आपको एलसीएम निकालने का आया था। ठीक है, तो जब एचसीएफ निकालने का यहाँ पर पूछ रहा है तो इसके दो तरीके हो सकते हैं भाई, सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तो ये कि सर हमको पता नहीं कि इसका एचसीएफ कैसे निकालें, तो नहीं पता तो बेस्ट तरीका ये है कि सर अगर नॉर्मल नंबर होता तो हम निकाल लेते हैं, तो आप इसको नॉर्मल बना सकते हैं। सबसे पहले मैं शॉर्ट तरीका बता दूं, शॉर्ट तरीका ये होता है आपका कि यदि आपको एचसीएफ निकालना है ना कोई फ्रैक्शन वाले नंबर को, फॉर एग्जांपल ए अपॉन बी और बी या सी अपॉन डी आ रहा है, इनका यदि आपको एचसीएफ निकालना है तो आप क्या करेंगे ना, ऊपर जो है वो एचसीएफ निकालेंगे ए और सी का, और नीचे न्यूमरेटर में क्या करेंगे, न्यूमरेटर में आप एलसीएम निकालेंगे किसका, बी और डी का। यही आपका तरीका होता है, और ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है जीडी में, ये क्वेश्चन इस बार भी आएगा, तो आप लोग इस तरीके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर कर जाए भाई। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता एलसीएम एचसीएफ पे, और ये फेवरेट बन गया पिछले साल से एसएससी जीडी का ये क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा तो ये तरीका तो हो गया शॉर्ट, मैं आपको पूरा बेसिक बता देता हूँ पहले कि सर फ्रैक्शन वाले नंबर हमसे सॉल्व अगर नहीं होते हैं तो हम क्या करते हैं, इनको नॉर्मल बना लेते हैं। तो इनमें से यदि हमको 16 12 और 8 हटाना होगा तो मैं ऐसे नंबर का इसमें मल्टीप्लाई कर दूं कि ये सभी कट जाए, तो ऐसा क्या नंबर होगा, तो सर ऐसा इन सबका एलसीएम ही हो सकता है जो इन सबको हटा सकता है। तो इनका एलसीएम क्या हो सकता है, तो आप बोलेंगे सर 48 का यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूं सभी में तो ये सभी उड़ जाएंगे। तो सर ये जब 48 का मल्टीप्लाई इसमें होगा ना 3/8 में, तो ये 3/8 मल्टीप्लाई में 48 हो जाएगा, और 5/12 मल्टीप्लाई में 48 हो जाएगा, और यहाँ पर याद रखना है कि आपको 48 का मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, अपॉन 16 इंटू 48 हो जाएगा।
ये 16 थ्रीजा आ जाएगा तो 15 थ्रीजा 45, 12 फोरजा आ जाएगा तो 5 फोरजा 20, 8 सिक्सजा 48, तो 6 थ्रीजा 18। अब इसको सॉल्व करना है, तो इन सबका यदि मैं एचसीएफ निकालूंगा, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन नंबर जो इन सबको डिवाइड कर दे। तो ऐसा सबसे बड़ा नंबर मुझे सिर्फ एक के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक ही वो नंबर है इन सबको डिवाइड कर देगा। समझ में आ रही बात? तो इनका एचसीएफ एक आ गया, कोई भी कॉमन नहीं है। लेकिन सर यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया था 48 का, तो आंसर में 48 का डिवाइड कर देंगे, जो मल्टीप्लाई किया था, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/48। यही आपका आंसर दिया हुआ है। तो ये तो हो गया आपका बेसिक तरीका, बिल्कुल लॉन्ग मेथड से जो आप करना चाहते हैं वो। लेकिन यदि शॉर्ट से करना चाहें तो मैंने क्या बोला कि ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे। 3, 5 और 15 का यदि मैं एचसीएफ लूंगा तो वो 1 ही आता है। ठीक है। यदि मैं 8, 12 और 16 का एलसीएम लूना तो वो 48 आता है। बस। अब एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, इसकी ये वाली मेथड्स होती है, इनसे भी सॉल्व कर सकते हैं या शॉर्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है। एचसीएफ एलसीएम का मतलब ये होता है, मैं दोनों का मतलब आपको समझाता हूँ बेसिक। तो पहले एचसीएफ का मतलब होता है कि एक ऐसा नंबर जो आने वाले जो ऊपर नंबर दिए हो इन सभी को डिवाइड कर दे, ऐसा कॉमन नंबर, सबसे बड़ा ऐसा कॉमन नंबर जो इन सबको काट दे। तो ऐसा सिर्फ एक ही नंबर दिख रहा है जो इन सभी को काट देगा, 3 को, 5 को और 15 को। और एलसीएम का मतलब क्या होता है कि ऐसा नंबर, ऐसा सबसे छोटा नंबर जो इन सबसे कट जाएगा। मतलब कटने वाला होता है एलसीएम और काटने वाला होता है एचसीएफ। क्या बात समझ में आ रही? तो सबसे बड़ा जो कटैया होगा ना, सबसे बड़ा जो काटने वाला नंबर होगा, उसको नहीं, जो सबसे छोटा कटने वाला नंबर होगा उसको बोलेंगे एलसीएम। और जो सबसे बड़ा कटैया होगा, काटने वाला नंबर होगा, उसको क्या बोलेंगे हम? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए, किसी शहर की जनसंख्या 5% वृद्धि दर से बढ़ रही है, 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी? यदि वर्तमान जनसंख्या 16,000 है, यदि आज 16,000 जनसंख्या है, 2 वर्ष बाद कितनी होगी? सर 5% का मतलब होता है 1/20, मतलब हर साल कितनी हो जाएगी? 20 से 21 हो जाएगी। फिर हर साल कितनी हो जाएगी? 20 से 21 हो जाएगी। बस इसको सॉल्व करना है। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिए, 2 2 जा 4 से, 4 4 जा 16, 0। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441, इंटू में 40 आ जाएगा, 0 4 6 और 5। ना 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 ना, 4 0 आ जाएगा, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 का 6, 1 या 4 17 आ जाएगा। तो 17,640 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलिए, वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर जन जन क्या बोला है? वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणना किए जाने पर कोई धनराशि 2 वर्षों में 30,205 50 और 3 वर्षों में 33,275 हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात करें। अब ध्यान से एक सीआई का एक कंसेप्ट समझिएगा यार, ध्यान से कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट समझिएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट चीख मार के ये बोलता है भाई, फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ कि 10% आपका ब्याज लग रहा है, ठीक है, और आपके पास राशि है 200 रुपए, 200 रुपए की राशि है। तो एक बात बताना, प्रिंसिपल कितना है आपका? 200 रुपए। अच्छा, 1 साल बाद, 1 ईयर बाद, ये राशि 200 से कितनी हो जाएगी? तो आप बोलेंगे सर 200 से 220 हो जाएगी। हो जाएगी। फिर अगले साल फिर 10% ब्याज लगेगा, तो 10% ब्याज इस पर लगेगा तो 22 रुपए ब्याज लगेगा ना, तो यह राशि हो जाएगी 242। बस अब ध्यान से रख सुनना मेरी बात, ये प्रिंसिपल है पहले साल का, ये है अमाउंट पहले साल का। तो यहां पर पहले साल का प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या आ रहा है, जरा बताना मुझे। 200 से 220 कितना आ रहा है? आप ध्यान से देखें इसको। तो सर ये 10 से 11 बन रहा है, बन रहा है। देखो कहीं ना कहीं ये रेट परसेंट को तो दर्शा रहा है कि सर 10 से 11 हो जा रही है राशि। ठीक है। सॉरी, छिकाई। तो ये 10 से 11 हो जा रही है। लेकिन यदि मैं यहां पर देखूं कि सर पहले साल का प्रिंसिपल जो था, वो अब जो अमाउंट पहले साल का बन गया ना, अब दूसरे साल के लिए वही जो पहले साल का अमाउंट था वो प्रिंसिपल की तरह काम करेगा। तो अब ये जो प्रिंसिपल हो गया वो 220 हो गया, और 1 साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा? 242। तो यदि मैं इन दोनों का आपस में रिलेशन निकालूंगा सर, तो ये भी कहीं ना कहीं कितना बन रहा है? 2 11 जा, 2 1 जा, 2 2 जा, एक सेकंड, ये क्या हो रहा है? 22, 10% था, 242 हो गया। जीरो तो कटा ही नहीं ना भाई, जीरो क्यों काट दिया हमने? जब हम इसको काटेंगे ना, 22 10 हो जाएगा, 22 11 जा, तो 10 से 11 रेशियो इसका भी आ रहा है। तो मैं ये बोल रहा हूँ सीआई का मतलब ये होता है कि हर साल का रिस्पेक्टिव अमाउंट के साथ रेशियो, जो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो होगा ना, वो हर साल सेम होगा। लेकिन एक बात देखना, यदि मैं पहले साल का प्रिंसिपल देखूं, तो 2 साल बाद वो कितना हो जा रहा है सर? 242। तो आप बोलेंगे सर पहले साल का प्रिंसिपल 2 साल बाद जो अमाउंट बन रहा है उससे क्या रेशियो ला रहा है? तो आप देखेंगे सर 242 के साथ इसका यदि मैं रेशियो लूं, तो 100 से ये 121 बन गया। और फिर इसको मैं यदि देखूं तो सर ये कहीं ना कहीं 10 के स्क्वायर से 11 का स्क्वायर बन रहा है। तो देखो एक साल में 10 से 11 होता था, लेकिन यदि 2 साल का रेशियो लिया तो उसका स्क्वायर हो गया। क्या इतने कंसेप्ट समझ में आए? तो इसका मैं आपको कंक्लूजन बताता हूँ कि कंक्लूजन क्या निकला। सर यहाँ से कंक्लूजन ये निकला कि हर साल का, मान लो प्रिंसिपल पहले साल का अमाउंट के साथ जो रेशियो होगा
वही प्रिंसिपल सेकंड साल के अमाउंट सेकंड साल के साथ होगा। क्या बात समझ में आई? यदि मैं 1 साल का जो ले रहा हूं, यदि मैं इसका 2 साल का निकालना चाहूँ रेशो, तो 2 साल का रेशो कितना हो जाएगा सर? 2 साल का रेशो जो है वो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दो कंसेप्ट हमने समझे यहाँ पे। अब इसी कंसेप्ट, इन्हीं दो कंसेप्ट का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि सर कोई भी राशि है, मान लेते हैं ये राशि है, ये राशि यहाँ बैठकर स्माइल कर रही है। अब ये राशि मैम जो है ना, ये 2 वर्षों में 30,250 रुपये हो जाती है। कितने वर्षों में? 2 वर्षों में। 2 वर्षों में 30,250 हो जाती है। और अगले 3 वर्षों में, अगले तीन वर्षों में ये कितनी हो जाती है? 33,275 हो जाती है। एक बात बताइए मुझे, सर ये 2 वर्ष में, ये 3 वर्ष में, तो कहीं ना कहीं ये 1 वर्ष का ही अंतर आ गया। तो ये प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो हो जाएगा 1 वर्ष का, और इसी को हम रेट परसेंट के नाम से जानेंगे। तो यदि मैं इसका रेशियो ले लूं तो कितना रेशियो आ रहा है, ध्यान से देखें आप। तो डिवाइड कर सकते हैं 25 से, 25 से ज्यादा से भी हम कर सकते हैं इसको। 25 125 से भी कर सकते हैं, 25 से काटते, 25 वन जा 25, 5 इधर जाएगा, 25 टू जा 50, 25 वन जा और 0 रेशो, 25 वन जा 25, 8 यहाँ जाएगा, 25 थ्री जा 75, 75 का 7 बचा, 25 थ्री जा 75, 25 वन जा, ठीक है। अभी भी ये कट रहा है, 11 11 जा 0, 11 वन जा 11, 11 टू जा 22, 11 वन जा, अभी भी ये कट रहा है, 11 10 जा 11, 11 जा, तो 10 से 11 रेशो आ गया। मतलब हर साल 10 से 11 हो रही है। तो सर 2 वर्षों में ये कितनी हुई होगी? तो आप बोलेंगे सर 10 के स्क्वायर से ये 11 का स्क्वायर हो गई होगी, और 11 के स्क्वायर की वैल्यू ये दी हुई है, तो हमको 10 के स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। तो बस चॉकलेट कंसेप्ट का यूज करके 11 का स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 121 की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो आप बोलेंगे सर 30,250 दी हुई है। तो यहाँ पर इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, हमको निकालना कितने की वैल्यू, 10 के स्क्वायर की वैल्यू, मतलब 100 की वैल्यू। तो क्या हो जाएगी, 30,250 अपॉन में 121 इंटू में 100 हो जाएगा। चलिए तो ये काट देते हैं, 11 11 जा, 11 टू जा 22, 11 7 जा 77, 11 5 जा 55 0, 11 टू जा 22, 11 5 जा 55 0, तो कितना आ जाएगा, 25,000 इसका आंसर आ जाएगा। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, इसमें आपको दो कंसेप्ट क्लियर कर दिए मैंने कि सीआई और एसआई का रेशियो, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो, हर साल में जो रेशियो होता है वो हर रिस्पेक्टिव ईयर में आगे आगे बढ़ते जाता है, कि पहले साल का प्रिंसिपल 1 साल में जो होगा वो 10 से 11 हो रहा है, तो हर साल में 10 से 11 ही रेशियो रहेगा। लेकिन 2 साल की बात करूं तो 10 से 11 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 साल की बात करूं तो 10 से 11 का क्यूब हो जाएगा। इस तरीके से ये कहानी चलती रहती है, और उसी पर बेस्ड हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें आप लोग। यदि कोई लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए ना भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक आ जाए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस वीडियो को, ताकि जिन लोगों का एग्जाम आने वाला है उनकी प्रैक्टिस हो जाए एसएससी जीडी की। ठीक है, और यदि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं आप। वहां पर आपको जो भी डाउट आता है वहां पर पोस्ट कर दें, जब भी मुझे समय मिलेगा मैं क्वेश्चन के जो भी सॉल्यूशन है वो सेंड कर दिया करूंगा वहां पर। ठीक है, चलिए 7th क्वेश्चन दिया है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में खत्म करते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में खत्म करते हैं। उन्होंने साथ में काम किया और 20 दिन तक काम किया, वो फिर बी छोड़ देता है। मान लेते हैं सर कि 30 ही काम है टोटल, 30 ही काम है टोटल, 30 ही टोटल वर्क है। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, दोनों की मिलाकर 1 आ गई एफिशिएंसी। ठीक है, आप 30 मान सकते हैं, या मैं बोलता हूँ 60 मान लो, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पर इनकी एफिशिएंसी 2 आ गई, क्या दोनों की टोटल 2 आ गई। 30 दिन में काम करते हैं। यदि 60 काम मैंने मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं मल्टीपल में, एलसीएम लेते हैं हालांकि, लेकिन यहाँ पर पॉइंट में आंसर मुझे दिख गया है कि दिक्कत होगी, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि बड़ा ले सकते हैं। ठीक है, छोटे से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बी लेफ्ट कर देता है 20 दिन के बाद, मतलब ए और बी ने मिलकर ना साथ में 20 दिन तक काम किया भैया। तो कितना काम किया होगा सर, तो 2 की स्पीड से 20 दिन में इन्हें 40 काम कंप्लीट कर दिया होगा। तो 60 में से यदि 40 काम कंप्लीट हो गए तो कितना बचा रिमेनिंग वर्क, तो आप बोलेंगे सर रिमेनिंग वर्क बचा कितना, 20। अब 20 रिमेनिंग वर्क कितने किससे कराना है, ए से। वो बोल रहा है कि ए जो है रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में खत्म करेगा। तो ए कितने दिन में खत्म करेगा, तो उसको देख लेते हैं सर। नहीं, एक सेकंड, क्या बोला है, आफ्टर अनदर 20 डेज ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क। देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये बोला कि ए और बी ने 20 दिन तक काम किया और बी ने काम छोड़ दिया। तो जो बचा हुआ काम है ना, जो 20, वो एक ए कर रहा है कितने दिन में, जो 20 काम बचा हुआ है ना उसको ए कर रहा है 20 दिन में। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी सर, 1 आ जाएगी। तो सर यहाँ पर देखिए टोटल दोनों की एफिशिएंसी 2 है, यदि ए की एफिशिएंसी 1 है तो बी की भी कितनी आ जाएगी, 1। वो बोल रहा है कि ए पूरा काम कितने दिन में पूरा करेगा अकेले। तो टोटल काम कितना था सर, टोटल वर्क कितना था, तो आप बोलेंगे 60 था। यदि इसको ए से कराना है तो आप बोलेंगे सर 60 काम को ए की क्षमता 1 है, 1 की क्षमता से करेगा तो 60 दिनों में कंप्लीट करेगा, 60 दिनों में कंप्लीट करेगा। क्या बात समझ में आ गई? चलिए अगला क्वेश्चन देखें। बाय सेलिंग गुड्स फॉर ₹15,000 रामू गेन ₹3,000। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। 15,000 में वस्तु को बेचने पर रामू को 3,000 का फायदा हुआ। मतलब सर 15,000 में वस्तु को बेचा, मतलब 3,000 का फायदा हुआ, तो मतलब वो वस्तु कितने की रही होगी, 12,000 की रही होगी।
3,000 का तभी तो फायदा कमा रहा है। तो सर 3,000 का प्रॉफिट यदि कमा रहा है कितने पर, 12,000 पर, तो इसको यदि परसेंट में ले जाना हो तो क्या करेंगे, सुन सबा सुन प्यार की धुन, 3 वन जा 3 4 जा 12, 425 जा 25% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ऊपर ये रहा। ए बी सी मिलकर किसी काम को 40/3 दिन में कंप्लीट करते हैं। ए बी सी किसी काम को मिलकर 40/3 दिन में कंप्लीट करते हैं। तीनों ने साथ में काम किया और 5 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। तीनों ने साथ में काम किया, तो सर हम मान लेते हैं टोटल वर्क क्या मानेंगे, तो आप बोलेंगे सर टोटल वर्क हम मान लेते हैं, कुछ भी मल्टीपल मान सकते हैं, मैंने मान लिया टोटल वर्क 40 है। यदि टोटल वर्क मैंने 40 माना तो इनकी जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी भैया, एफिशिएंसी का मतलब होता है, ध्यान से सुन लीजिए जिनको नहीं समझ में आ रहा है, टोटल वर्क अपॉन में, टोटल वर्क अपॉन में डेज, नंबर ऑफ डेज, टाइम। तो सर यहाँ पर एफिशिएंसी निकालना है, तो सर 40 काम 40/3 की एफिशिएंसी से पूरा करेंगे ना, तो ये ऊपर जाएगा, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो तीनों की एफिशिएंसी मिलकर 3 आ रही है। तीनों ने साथ में काम किया और 5 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, तो सर तीनों ने मिलकर यदि 3 दिनों तक काम किया है, 3 दिनों तक काम किया है, तो 3 की क्षमता से 3 दिनों में कितना काम कंप्लीट हो गया, 9 काम कंप्लीट हो गया। तो कितना काम बचा होगा सर, 9 काम कंप्लीट होने के बाद 31 काम बचा होगा। वो बोल रहा है कि बी सी अकेले उस रिमेनिंग काम को 17 दिन में पूरा करते हैं। तो अब ये जो बी सी मिलकर ना इस अकेले इस काम को 17 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो ये क्या आ गई है, ये रिमेनिंग की एफिशिएंसी आ गई, ये रिमेनिंग की एफिशिएंसी आ गई। तो सर बी और सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 31/17 आ गई है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ डेज अप्रोक्सीमेट इन विच ए अलोन कैन कंप्लीट द टोटल वर्क। आप अप्रोक्सीमेट वर्क निकालिए जिसमें ये क्या बोल रहा है, इन विच ए अलोन कैन कंप्लीट द टोटल वर्क। आपको अप्रोक्सीमेट निकालना है टाइम कि ए अकेला इस काम को पूरा कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो सर ए की पहले तो एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी, टोटल तीनों की एफिशिएंसी 3 थी, ये 3 एफिशिएंसी थी, उसमें से बीसी की एफिशिएंसी आ गई 31/17। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे, 17 3 जा 51, 51 में 31 गया, तो 20/17 किसकी एफिशिएंसी आ गई, ए की एफिशिएंसी आ गई। तो ए 20/17 क्षमता से काम करेगा। बोला क्या है कि टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो सर टोटल वर्क कितना है आपका, टोटल वर्क हमारा कितना था, 40 काम था। चलिए, तो 40 काम कंप्लीट कराना है, तो ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 40 काम 20/17 की क्षमता से कराना है, 22 जा, तो ए जो है वो पूरा काम 34 दिन में कंप्लीट करेगा। आंसर कहां पर गलत हो रहा है भाई साहब, देख लीजिए कहीं पर गलत हो गया भाई ये क्वेश्चन। बोला जा रहा है ए बी सी किसी काम को 40/3 डेज में कंप्लीट करता है, 40/3 डेज में कंप्लीट करता है। तीनों ने, तो हमने मान लिया कि 40 डेज इसका टोटल टाइम आ जाएगा, तो उस हिसाब से एफिशिएंसी इसकी 3 आ गई। ठीक है, बोल रहा है तीनों ने साथ में काम कंप्लीट किया टुगेदर एंड आफ्टर 5 डेज ए लेफ्ट 5 दिन बाद ए छोड़ देता, मैंने 3 दिन बाद छोड़वा दिया भैया काम। 5 दिन बाद यदि ये काम छोड़ते ना, तो यहाँ पर 5 दिन बाद में 15 काम कंप्लीट हो जाएगा सर, 15 काम कंप्लीट हो गया। यदि 15 काम कंप्लीट हो जाता है तो 25 काम रिमेनिंग बच जाता है। कितना, 25 काम, 25 काम यदि रिमेनिंग बच जाता है, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी सर, ये इसी 25 काम को 17 दिन में कंप्लीट करता है। तो ये बीसी की एफिशिएंसी आ गई कितनी, 25/17, 25/17। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 25/17, तो 26/17 आ जाएगी इसकी एफिशिएंसी। ठीक है, तो हमको निकालना है कि ए अकेला कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो सर ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो आप बोलेंगे सर ए जो है वो 40 काम को 26/17 दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक है, चलिए 2 13 जा 2 20 जा 340/13 आ जाएगा, 13 2 जा 26 हो जाएगा, 26 के बाद कितना हो जाएगा 8, 13 6 जा 78 हो जाएगा। तो 26 डेज के समथिंग आ रहा है अप्रोक्सीमेट, पॉइंट में भी आंसर आएगा, लेकिन 26 डेज आ गया। ठीक है, तो ये गलती से मैंने 5 दिन की जगह 3 दिन देख लिया था, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। ठीक है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 12 15 एंड 25 इज डिवाइडेड बाय 9। यहां पर बोला जा रहा है कि आपको रिमाइंडर निकालना है, यदि एक सबसे छोटा 6 अंक की संख्या 12 15 और 25 से डिवाइड होती है तो, फिर से समझिए क्वेश्चन को, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 12 15 एंड 25 इज डिवाइडेड बाय 9। आपको बोला जा रहा है कि आपको रिमाइंडर निकालना है, यदि सबसे छोटी 6 अंक की संख्या जो कि 12 15 और 25 से डिवाइड हो, उसको यदि 9 से डिवाइड किया जाए तो कितना शेषफल बचेगा। तो भाई इसका मैं बिल्कुल सही तरीका बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन को देखिए यूट्यूब पर ना, कुछ यूट्यूबर ने मैंने देखा है, मेरे पास ये स्टूडेंट सेंड किया था देखने डाउट में, और उसमें बोला था कि सर इसका ये शॉर्ट तरीका जो बताया जा रहा है क्या वो सही है। भाई वहां पर मैंने देखा कि कुछ तरीका गलत बताया गया। गलत ये बताया गया कि अप्रोक्सीमेशन मान लिया गया कि सर हम मान लेते हैं कि 6 अंक की संख्या 10,000 है, वो 10,000 को मानकर यहाँ वहां पर सॉल्व करा दिया गया। वो 10,000 को मानकर जब सॉल्व कराया गया ना, तो 3 शेषफल आ गया, तो ये आंसर आ गया। लेकिन एक बात बताइए, सबसे छोटी 6 अंक की संख्या क्या यही होती जो इनसे कटेगी, हो सकता है इससे छोटी कोई हो जाती।
और यदि इससे छोटी कोई संख्या ऐसी हो जाती जो इनसे कट जाती तो आंसर गलत हो जाएगा ना। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर प्रॉपर इसका बेसिक तरीका बताता हूँ किस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो इसका एलसीएम निकालना है, 12, 15 और 25 का। तो इनका एलसीएम कितना होगा? तो सर एलसीएम का मतलब होता है, एक काम करिए, सबसे बड़ा नंबर एलसीएम मान लीजिए। अब कमी जो है इसको पूरी कर दीजिए। ये 5 3 जा 15 होता है, तो 5 तो एलसीएम के अंदर बैठा हुआ है, 3 की कमी थी, 3 लिख दिया। अब 12 के पास गए, 12 बोलता है मैं 3 4 जा 12 होता हूँ, तो हम बोलेंगे 3 तो बैठा हुआ है, 4 की कमी थी, 4 लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो 3 4 जा 12, 12 5 जा 60 का 6 0 24 और 6 30, तो 300 यहाँ पर इसका एलसीएम आ गया। लेकिन हमारे से बोला जा रहा है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है? तो जो भी होगी सर वो 300 का मल्टीपल होगी। तो सर देखिए सबसे छोटी 3 अंक की संख्या क्या होती है? 3, 4, 5, 6, नहीं 9, 999999। ये क्या होती है? 1 2 3 4 5 6। ये सबसे बड़ी 6 डिजिट की संख्या होती है ना, ये बड़ी होती है आई थिंक। हमको तो छोटी मानना है ना। तो सबसे छोटी 6 डिजिट की संख्या ये होगी भैया। समझा देता हूँ कैसे। देखिए सबसे छोटा 2 अंकीय संख्या कितना होगा, सबसे बड़ा 2 अंकीय संख्या कितना होगा, तो आप बोलेंगे 99। मैं बोलता हूँ सबसे छोटा 3 अंकीय संख्या क्या होगा? 100। तो सबसे छोटा निकालना होना तो वो इस फॉर्म में निकलेगा, सबसे बड़ा निकालना तो वो 9 फॉर्म में निकलेगा। तो सबसे छोटी 6 डिजिट संख्या क्या हो जाएगी सर? यही हो जाएगी। समझ में आ गई बात? लेकिन सर ये तो हो जाएगी, लेकिन हमको 300 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हम इसको 300 से डिवाइड करके देखते हैं। 300 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा ना, 6 डिजिट की संख्या, तो 300 3 जा हो जाएगा 900, कितना बचा? 100, एक जीरो आ जाएगा। फिर 300 3 जा कितना हो जाएगा? 900, फिर कितना बचा? 100, फिर एक जीरो आएगा। 300 3 जा कितना हो जाएगा? 900, कितना बचा? 100। तो 100 की कमी आ रही है, 100 की कमी आ रही है, तो सर कम करूंगा तो वो तो 5 अंक की संख्या बजाएगा, तो इसको मैं बढ़ा सकता हूँ। तो कितना हो जाएगा सर? ये 3 अंक की ये 6 अंक की संख्या तो ये हो गई थी, उसमें हम 100 और ऐड कर देंगे। तो जो संख्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 1 0 0 0 1 0, 1 2 3 4 5 6। ये सबसे छोटी संख्या है जो सभी से कट रही है। ठीक है, चलिए 12 से भी कट रही है भैया, 3 से भी कट रही है, 12 सभी से कट रही है, 3 से नहीं कट रही है। एक सेकंड, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही है हमारी? 300 3 जा 900 हो जाएगा। 900 जब इसमें आएगा तो 900 जब हम पढ़ेंगे ना तो ये 3 पूरा जाएगा इतना, 3 4 5 6। तो 900 जैसे ही जाएगा तो कितना बचा? 100। हमने एक जीरो यहाँ से लिया। 300 3 जा फिर हम करेंगे तो 900 हो जाएगा। 900 करने के बाद कितना बचेगा? 100। फिर एक 100 लिया, 300 3 जा करेंगे तो 900 बचेगा। 900 का कितना हो गया? 100 बचा। तो 100 जो है वो रिमाइंडर बच रहा है। हाँ हाँ हाँ, देखिए 100 रिमाइंडर बचने का मतलब ये कि इसमें 100 एक्स्ट्रा बैठा हुआ है। मतलब यदि आपको इसको 300 से मल्टीपल कराना है, तो या तो आप 100 को माइनस कर दो तो ये 300 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, या फिर आप इसमें 100, इसमें यदि इसको आपको पूरा 300 से कटवाना है तो आप इसमें 200 और ऐड कर दीजिए। क्योंकि इसमें 300 से डिवाइड करने का मतलब ये होता है कि 300 इसके अंदर बैठा हो, लेकिन इसके अंदर 100 की कमी आ रही है। देखो 100 रिमाइंडर छूट गया, तो 100 का यदि जोड़ा बनाना है तो मैं इसमें 200 और जोड़ दूंगा तो ये पूरा जोड़ा 300 का बन जाएगा। क्या समझ में आ गई बात? तो सर इसमें 100 200 में जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा? ये 200। तो देखिए 6 डिजिट की नंबर हो गई। अब बोला जा रहा है इसको 9 से डिवाइड करिए, तो कर दीजिए 9 से डिवाइड। जब भी 9 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर वही होता है जो इसका सम होता है, डिजिट का सम। तो डिजिट का सम 3 आ रहा है। ठीक, चलिए। अ ट्रेन ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू देहरादून एट अ स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, और देहरादून से दिल्ली वापस आ रही है 130 की स्पीड से। बोला जा रहा है एवरेज स्पीड निकालिए पूरी जर्नी में। तो पूरी जर्नी में एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया आपको। जब भी कहीं जाना है और वापस आना है तो वहां पर एवरेज स्पीड निकालने का यही रामबाण फॉर्मूला है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2 × 120 इंटू में 130 अपॉन में 120 प्लस 130। तो 120 130 कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 250। ऊपर में जाएगा 2 × 120 इंटू में 130। सुन सा बस, प्यार की धुन। ठीक है, 5 से कट जाएगा ये, 5 4 जा 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। चलिए 13 2 जा 26, 24 इंटू 26 अपॉन में 5। तो 24 6 जा कितना हो जाएगा? 24 6 जा करेंगे तो 144, 144 का 4 आ जाएगा। 144 का 4 आ जाएगा, 14 यहाँ। 24 2 जा 48, 48 और 4 52 और 62 अपॉन में 5। 5 1 जा 5, 1 यहाँ, 5 2 जा 10, 2 यहाँ, 5 4 जा 20.8, 124.8 इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द मार्क प्राइस ऑफ बेडशीट इज 14% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। जो मार्क प्राइस है बेडशीट का, वो 14% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस से 14% ज्यादा है। ठीक है सर, बोल रहा है यदि डिस्काउंट दिया जाता है 14% का मार्क्ड प्राइस पर, यदि मार्क प्राइस पर 14% का डिस्काउंट दिया जाता है,
इस पर 14% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो आपको लॉस या गेन परसेंट निकालना है। इसको निकालने का तरीका ध्यान से समझिएगा। सीपी को जब कुछ बढ़ाया जाता है तो एसपी बनती है, और एसपी को कुछ बढ़ाया जाता है तो एमपी बनती है। ठीक है, वो बोल रहा है सीपी से 14% ज्यादा है एमपी, अब डिस्काउंट देने का बोल रहा है 14%। तो एक बात बताइए, पहले 14% बढ़ाया, पहले 14% बढ़ाया, तो फिर 14% कम कर दिया, तो सर यही तो एक एक फॉर्मूला होता है ना सर। यदि x प्लस वाई के फॉर्म में पहले x% बढ़ाया, फिर y% कम किया, और माइनस में, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है, एक्स वाई अपॉन में 100, ये होता है फॉर्मूला, एक बार बढ़ाना एक बार कम करने का। तो ठीक है, लेकिन यदि आपको 14% यहाँ भी दिया है, 14% यहाँ भी दिया है, मतलब सर यहाँ भी 14 है, 14 माइनस 14 माइनस में 14 इंटू 14 अपॉन में 100, तो 14 से 14 कट जाएगा, माइनस मतलब ये होता है कि कम हो रहा है, ठीक है, लॉस हो रहा है। 14 14 जा 196 अपॉन में 100, तो कितना हो जाएगा 1.96%, 1.96% का क्या लॉस, क्योंकि माइनस में आ रहा है। ठीक है, या फिर इसको करने का एक शॉर्ट तरीका आप यहाँ पर समझ लें, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें कॉस्ट प्राइस को बढ़ाकर बताए और फिर वापस कम करने का बोले, तो ये सक्सेसिव सक्सेसिव परसेंटेज का क्वेश्चन है, जिसमें यदि एक्स और वाई बराबर होती, मतलब दोनों परसेंटेज बराबर होते, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 100, यही आंसर आ जाएगा। तो इसके तरीके से सर हम करें तो 14 का स्क्वायर अपॉन में 100 आ जाएगा माइनस का, तो माइनस का 1.96% में आंसर आ गया, ये परसेंटेज में चलता है। ठीक है, चलिए 13th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10 20 एंड 40%। 10 20 और 40% का डिस्काउंट सिंगल डिस्काउंट कितने के बराबर होगा, देख लेते हैं सर। 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है कोई भी चीज 10 से 11 हो जाना। 20% का मतलब क्या होता है सर, तो 20% का मतलब सर कोई भी चीज 5 से 6 हो जाना, 5 से 6 हो जाना। 40% का मतलब क्या होता है सर, 2 अपॉन में 5, मतलब 5 से 7 हो जाना। ठीक है, इन सब का मल्टीप्लाई करते 5 5 25, 5 25 10 जा 250, 7 6 जा 42, 42 11 जा कितना हो जाएगा, तो 264। ठीक है, वो बोल रहा है कितना परसेंट का सिंगल डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये तो बड़ा हो गया भैया, बड़ा इसलिए होगा क्योंकि हमने डिस्काउंट दिया ही नहीं, हमने तो बढ़ा दिया इस पूरे को, गलती से मिस्टेक होगी। 10% का डिस्काउंट का मतलब होता है कोई भी चीज 10 से 9 कर दी, एक कम करेंगे ना। 20% का मतलब 1/5, मतलब 5 की चीज को 4 में बेचा। 40% का मतलब होता है 2/5, मतलब 5 की चीज को 3 में बेचा। ठीक है, चलिए काट देते हैं, ये कट रहा है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो ये हो जाएगा 125 मल्टीप्लाई करके, 3 2 जा 6, 6 9 जा 54। अच्छा, कितनी कमी कर दी जा रही है, डिस्काउंट ओवरऑल कितना दिया जा रहा है, तो आप बोलेंगे सर 6, 46 और 25, 46 में 25 ऐड किया तो कितना हो जाएगा, 46 और 25। इतना इजी क्वेश्चन दिख रहा है, 125 नीचे आ जाएगा, और 46 में 5 जोड़ा 51, 6 71 आ जाएगा। इतने का डिस्काउंट दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर मुझे अभी भी कुछ कमी दिख रही है क्वेश्चन में। मार्केट प्राइस पर कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है, 10 की चीज को 9 में बेचा, 20% का मतलब होता है 1/5, 5 की चीज को 4 में बेचा, 40% का मतलब 2/5, 5 की चीज को 3 में बेचा। तीन सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 25, 5 जा 125, 9 2 जा 18, 18 3 जा 54 होता है। यहाँ पर जो ओवरऑल डिस्काउंट दिया जा रहा है 124, 5 की चीज को 54 में सेल किया जा रहा है, तो ओवरऑल जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वो 71 का दिया जा रहा है। अच्छा ठीक है ना, परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल सही था। 25 4 जा 25, 5 जा 125, 25 4 जा, तो कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 7 28 अपॉन में 5। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में यदि मैं लिखूंगा तो 5 5 जा 25 हो जाएगा, 3 यहाँ 5 6 जा 30 और 4, तो 56 4/5% इसका आंसर आ गया। ठीक है, आगे, पहली संख्या का 75% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है। 75% ऑफ फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 60% ऑफ सेकेंड नंबर, ये दिया हुआ है। परसेंट से परसेंट क्या, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 5 जा 25, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। तो यहाँ से पहली संख्या का रेशियो दूसरी संख्या के रेशियो के साथ क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे वो आ जाएगा 4:5। व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट टू सेकंड, यही तो पूछा था। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन इफ रेडियस हुज बेस इज 21 एंड हाइट इज दिस। आपको वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन निकालने का फॉर्मूला किसी को पता है या नहीं, तो वो होता है सर 4/3 पाई आर क्यूब, तो हो जाएगा 4/3 इंटू में 22/7 इंटू में आर क्यूब। आर क्यूब मतलब क्या होता है भाई, वॉल्यूम ही निकालना था ना, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, एक सेकेंड, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, रेडियस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर रेडियस दी हुई है 21, 21 इंटू 21 इंटू हाइट कितनी दी हुई है 20, बस सॉल्व कर दीजिए। 3 7 3 21, 3 7 21, 7 3 21, 21 4
84 इंटू में 22 इंटू में 20, क्या इतना बड़ा आंसर आएगा? आ रहा है सर आंसर। अब इसको सॉल्व करने का मैं एक और तरीका बताऊंगा आपको, उस तरीके से सॉल्व करिएगा। ये सॉल्व नहीं करना है एग्जाम में इतना बड़ा। 84 टू ज़ा होता है 168 इंटू में 10 इंटू में 22, 0 22 8 ज़ा 1 2 8 ज़ा 16, और 160 176 का 6 117 यहाँ, और 2 6 ज़ा 120, 132 139 149 का 9, 149 का 9, क्या कर रहे हैं ये आंसर को कहीं गलत हो रहा है क्या भाई? ज़्यादा बड़ा आंसर आ रहा है। फिर से मल्टीप्लाई करके देख लो। 84 इंटू में 22 मल्टीप्लाई में 20, जीरो आ जाएगा यहाँ पर। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, जीरो तो लास्ट में लिख ही देंगे हम, और फिर इंटू में 84 है। 44 4 जा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 4 जा 16, हमको पता है 44 4 जा करना है, तो 4 4 जा 160, और 16 तो 176 का 6 हो जाएगा, 17 यहाँ। 44 8 जा तो 320 और 32, 352, 352, 359, 369। ठीक है, ये 39 के फॉर्म में आ रहा है। अब यहाँ पर गलती कहाँ हो रही है भैया? इसका जो फॉर्मूला होता है 1/3 होता है, 1/3 होता है। 4 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर अपना यही आएगा, 9240। 9240 इसका आंसर है। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, इसको सॉल्व करने का मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। पहला तरीका तो ये हो गया सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/3 22/7 इंटू में आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 21 इंटू में 21, और इंटू में हाइट कितनी हो जाएगी? 20। मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ये 3 और 7 तो सर इससे कट जाएंगे। आंसर जो भी होगा ना सर, एक जीरो तो लास्ट में आ ही रहा है इनमें, तो इनमें से देखिए एक जीरो किस किस में आ रहा है? इसमें इसमें नहीं आ रहा है, इन तीनों में आ रहा है सर, इन तीनों में आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर अगर घूर कर देखें आप, तो ये जो आंसर है ना, ये 11 का मल्टीपल भी है। अब 11 का मल्टीपल देख लीजिए कौन कौन है सर। तो 11 का मल्टीपल 8 4 12, 12 में से 8 माइनस होगा, ऑल्टरनेट डिजिट का सम आपस में माइनस करते हैं, ये तरीका बताया। तो 8 और 4 12 में से माइनस करेंगे, ये 8 से नहीं कट रहा है। ये करेंगे 2 और 4 6, और ये 9, ये भी नहीं कट रहा है। 9 to 11, और 11 में से 4 जाएगा, ये भी नहीं कट रहा है। लेकिन 9 और 4 13, 13 में से 2 जाएगा 11, तो ये कट रहा है, तो ये आंसर 11 का मल्टीपल है। तो मल्टीपल से देखना था, ऑप्शन से उड़ाना था इस क्वेश्चन को। फाइंड द मीन प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन निकालने का तरीका ये दूसरा क्वेश्चन आ गया भाई। 18 और 32 का मल्टीप्लाई करना है, तो जो जो इसमें कॉमन है वो निकाल लीजिए सर। 9 बाहर आ सकता है, 9 टू ज़ा लिख सकते हैं इसको, और इसको कितना लिख सकते हैं? 8 4 ज़ा 32। यदि मैं अंडर रूट कर दूं तो देखिए 4 2 ज़ा 8 बन जाएगा, तो ये दो, एक 8 ये एक 8 ये, तो 8 बाहर आ गया। 9 जो है वो 3 बनकर बाहर आ गया, तो 24 आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक अलमीरा को 14,360 में खरीदा और 240 रुपए उस पर ट्रांसपोर्टेशन में लगाया। तो 14,360 रुपए की वस्तु पर 240 रुपए यदि आपने ट्रांसपोर्टेशन पर दे दिया, तो भैया वो कितने की पड़ गई आपको? 14,600 की पड़ गई। आपको कितने में बेचने चाहिए कि 15% का गेन हो जाए? तो सर 15% का गेन करने के लिए आपको उसको 115% में बेचना पड़ेगा। परसेंट रिमूव करके नीचे 100, सुन सा सुन प्यार की धुन। 115 सिक्स जा कितना हो जाएगा? तो 690 का जीरो आ जाएगा, 69 यहाँ कैरी ओवर आ जाएगा। 115 फोर जा कितना हो जाएगा? तो 400, 460, 460 में 60 जोड़ा 520, 529 का 9 आ जाएगा, 52 यहाँ पर आ जाएगा। 115 बन जाए 115, और ऐड करके लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 52 ऐड करके लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 16790, यही आंसर है। ठीक है भाई, कैलकुलेशन इस तरीके का होना चाहिए प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, अगला, रवीश ने कुल दूरी की शुरुआत 20 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की। शुरुआत की 20 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूरी तय की। अगले 25 किलोमीटर की दूरी उसने 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की, और शेष शेष 15 किलोमीटर, शेष दूरी जो बची हुई है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की। तो ये मान लेते x किलोमीटर है। तो इस तरीके से ना उसको कुल औसत चाल की जो दूरी है वो आई उसकी 13.5 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये कितना ही ये निकालना है, ये क्वेश्चन बोला हुआ है। तो आपस में सर वेटेड एवरेज लगा सकते हैं ना, वेटेड एवरेज इन दोनों का मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई, और आपस में ये। अच्छा ये कितना होगा टोटल? तो इन सबको जोड़कर होगा सर टोटल। तो 45 प्लस एक्स किलोमीटर, 45 प्लस एक्स किलोमीटर। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं सर। 12 टू ज़ा 24, 240 प्लस 250 प्लस 15x इज इक्वल टू 13.5 इंटू में 45 प्लस एक्स। ठीक है, तो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 490 प्लस 15x इज इक्वल टू 135 का मल्टीप्लाई करने से बेस्ट ये है कि मैं इसको फ्रैक्शन में बदल लेता हूँ। तो 5 टू ज़ा 10,
5 टू ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 27/2 आ गया, कोई इशू नहीं है। 2 का मल्टीप्लाई यदि मैं 2 को इधर भेज दूं तो ये हो जाएगा 980 प्लस 30x इज इक्वल टू 27 45 ज़ा, तो कितना हो जाएगा 135 का 5, 13 यहाँ, 27 4 ज़ा कितना हो जाएगा 108, 108 में 13 ऐड करेंगे तो 108 में 3 ऐड करेंगे तो 121 प्लस 27x, जब ये इधर जाकर माइनस होगा तो कितना बचेगा 3x, और इज इक्वल टू 980 जब उधर जाकर माइनस होगा तो कितना बचेगा 20, तो 235, तो 3 कितना जाएगा 3 7 21। एक सेकंड, एक्स निकालना है ना रवि ट्रेवल, एक्स की डिस्टेंस निकालना है, यहाँ पर कहीं मिस्टेक हो रही है क्या देखो। फिर से एक बार मैच कर लो भाई। 22 ज़ा 12 टू ज़ा 24, 240, 25 1 ज़ा, तो ये 250 आ गया, ये 15x आ गया। और जब इसको मल्टीप्लाई आपस में करने की हमने सोची तो हमने बोला कि आप इसको डिवाइड करके लिख सकते हैं 27/2, को मैंने यदि इधर दिया तो ये हो जाएगा 30, 49 टू ज़ा हो जाता है 980, और यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 25 × 45 करना था, तो 27 5 ज़ा हो जाएगा 135, 135 का 5 13 कैरी ओवर, 27 4 ज़ा करेंगे तो 108 आ जाएगा, 108 में 13 ऐड करेंगे तो 108 और 3 111, 111 में 10 जोड़ेंगे 121, तो 121 आ गया, तो ये सही है। और फिर 27 का इसमें मल्टीप्लाई करा तो 27x आ गया, जब इधर माइनस करा तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू में जब इसको माइनस करा तो 20 बचेगा 250, तो 980 जब इसमें से माइनस किया हमने तो 5, 11 में से 8 गया, 8 9 10 11, तो 3 बचा 1, तो ये 2 बचा, 235 आ रहा है, तो x की वैल्यू आ रही है 235/3, 3 7 ज़ा 21, कितना बच रहा है 2, 3 8 ज़ा 24, ये कहीं पर मिस्टेक हो रही है भाई, ये कहाँ मिस्टेक हो रही है मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है। 45 आ रहा है, ये 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस, वही रिमेनिंग डिस्टेंस हमने x मान ली। फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को, फिर से देख लो इस क्वेश्चन को। वो बोल रहा है रवीश जो है वो शुरुआत के 20 किलोमीटर ना, वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, ठीक है। और उसके बाद बोला जा रहा है आगे का क्या बोला है कि नेक्स्ट 25 किलोमीटर जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, और अगले x किलोमीटर जो है ना, हमने x किलोमीटर मान लिया, रिमेनिंग किलोमीटर जो है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, 15 km/h। यदि उसकी ओवरऑल एवरेज स्पीड जो आ रही है ना, ओवरऑल एवरेज स्पीड जो आ रही है वो आ रही है 13.5 km/h, तो आपको निकालना है कि उसके द्वारा डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया गया 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ये निकालना है। मुझे एक बात बताइए, एवरेज कैसे निकाला जाता है सर? तो एवरेज होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है। चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं हम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। यहाँ पर टोटल डिस्टेंस यदि मैं देखूँ तो कितनी हो रही होगी सर? देखिए ये है स्पीड और ये है डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी अगर मैं तीनों की निकालूं? तो आप बोलेंगे सर 20 प्लस 25 प्लस एक्स, लेकिन यदि मैं टाइम निकालूं तो कितना हो जाएगा? 20/12, ये टाइम होता है ना, टाइम का मतलब होता है क्या? टाइम निकाला जाता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड से। तो सर पहले वाले का टाइम हो जाएगा 20/12 प्लस दूसरे वाले का टाइम हो जाएगा 25/10, और तीसरे वाले का टाइम क्या हो जाएगा? x/15, ठीक है। और इक्वल टू में सॉल्व करने पर 13.5 आना चाहिए, ठीक है। चलिए तो ये काट देते, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20, थोड़ा सा कैलकुलेटिव लग रहा है लेकिन सॉल्व हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए इतनी जगह में हम सॉल्व करते हैं आगे। चलिए ये हो जाएगा 45 प्लस एक्स, ठीक है, डिवाइड बाय में क्या चल रहा है 5/3, इन सब का मैंने अगर एलसीएम ले लिया और एलसीएम लेकर अगर ऊपर भेज दिया तो वो कितना हो जाएगा 30, एलसीएम आ गया ऊपर, ठीक है। 3 10 ज़ा 10, 5 ज़ा 50 प्लस 2 15 ज़ा 15 5 ज़ा 75 प्लस 15 2 ज़ा, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 13.5, ठीक है। चलिए हाँ, ये हो जाएगा 15 125, तो ये हो जाएगा 45 प्लस एक्स इंटू में, ये हम रिमूव कर सकते हैं इस तरीके से 10 लिखकर, तो ये हो जाएगा 5, इसको 27/2 लिख सकता हूँ मैं, और ये 3 10 ज़ा 3 9 ज़ा, ठीक है ना, तो ये 10/9 चला, ये 20 आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। 45 प्लस एक्स इज इक्वल टू 9/2, 20, और 9/2, और इंटू में क्या चल रहा है यहाँ पर
125, थोड़ा सा कैलकुलेटिव लग रहा है यार ये क्वेश्चन, प्लस इसका कोई दूसरा तरीका निकालना पड़ेगा, इस तरीके से नहीं करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से सॉल्व किया तो दिक्कत होने वाली है। 45 2 ज़ा 90, 900 प्लस 20x इज इक्वल टू 925, 9 ज़ा 225, तो 1125 प्लस 18x, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x बराबर में आ जाएगा कितना, 225, तो x बराबर में आ जाएगा 112.5। भाई ये तो सॉल्व कर लिया, लेकिन इतनी बड़ी मेथड नहीं करना है हमको, ठीक है। ये क्वेश्चन का मैं शॉर्ट तरीका आपको बताता हूँ कि शॉर्ट तरीके किस तरीके से कर सकते हैं। इसको आप एलिगेशन से सॉल्व करें, 3 वाले एलिगेशन से इसको सॉल्व करें, ये जल्दी सॉल्व होगा, है ना। तो 3 वाला एलिगेशन इसमें लगाएं और उसको सॉल्व करें। यदि नहीं आता है भाई, तो हमारा जो ग्रुप है टेलीग्राम चैनल में, उसमें जाकर आप लिखें, ठीक है, जिसको आ जाता है वो वहां पर सॉल्व करके भी बताएं। और यदि आपको नहीं आता, नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को रिपीट कर दूंगा, ठीक है, एलिगेशन से। अ कार कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1080 किलोमीटर इन 240 मिनट, 1080 किलोमीटर कवर करता है कोई कार 240 मिनट में, तो आपको कार की स्पीड मीटर पर सेकंड में निकालना है। सर मीटर पर सेकंड में निकालना है, किलोमीटर पर आवर, तो सर पहले तो देखिए मीटर पर सेकंड में निकालना है, तो किलोमीटर को मीटर में ले आने के लिए क्या करूंगा मैं, 1000 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। उसके बाद यदि मुझे मिनट को सेकंड में ले जाना है, तो मैं किसका मल्टीप्लाई कर दूंगा, 60 का, बस यही हमारा आंसर है। तो 1080 इंटू में 1000 करेंगे तो ये हमारा मीटर पर सेकंड में पहुंच जाएगा, अपॉन में 240 इंटू में 60। चलिए काटा और पीटी में चाहते, दो शून्य से शून्य सवा शून्य हो जाएगा, ठीक है। 12 2 ज़ा 4, 12 9 ज़ा 108, ठीक है, और भी कट रहा है, 3 2 ज़ा 6, 3 30 ज़ा, 2 2 ज़ा, ये 25 ज़ा, 25 × 75 मीटर पर सेकंड, इसका आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ओम ने पिछले वर्ष की तुलना में अपनी बेकरी के लिए 12% अधिक बाजरा आटा मंगवाने का निर्णय लिया भैया। ओम डिसाइडेड टू ऑर्डर 12% मोर मिलेट फ्लोर फॉर हिज बेकरी देन लास्ट ईयर। ओम ने डिसाइड किया कि पिछले साल से इस साल बोना 12% ज्यादा मिलेट बुलवाएगा, ठीक है। मिलेट मतलब क्या होता है, कि जो बाजरा होता है ना, उसको बोलते हैं, बाजरे का जो आटा होता है, ठीक है। मिलेट फ्लोर, फ्लोर मतलब आटा। इफ ही ऑर्डर 240 kg लास्ट ईयर, अगर उसने यहाँ पर 240 किलोग्राम किया, तो यहाँ कितना करेगा, तो सर 240 किलोग्राम का 112% करेगा ना, 12% बढ़ा देगा, तो 112% करने के लिए 100 नीचे, सुन सा बस सुन, ठीक है। 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 12 ज़ा, ठीक है, तो 112, 12 2 ज़ा 24 का 4, 2 यहाँ, 12 1 ज़ा 12 और 2, 14 का 4, 1 यहाँ, 12 1 ज़ा 12 और 1 13, अपॉन में 5 आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 3 यहाँ, 5 6 ज़ा 30, 4 यहाँ, 5 8 ज़ा 40, 0.8, 268.8 किलोग्राम इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा भाई आपका 13 तारीख का थर्ड शिफ्ट। इस शिफ्ट में थोड़ा सा स्पीड मेरी तेज रही कुछ क्वेश्चंस में, क्योंकि थोड़ा सा आज मेरा हेडेक हो रहा है भाई, शिफ्ट आपकी कंप्लीट कराना था। एक क्लास और आपकी मॉर्निंग में आने वाली है, मैं अभी नहीं ले रहा हूँ क्लास, एक क्लास आपकी मॉर्निंग में कंडक्ट करूंगा, तो मॉर्निंग में भी आप 13 तारीख को जो फोर्थ शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुआ वो देख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आपको पूरी क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच क्लास।